हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शत्रुघ्न आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूथ सारथी में। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 और आज का है जो कि हमारा क्या है, आज हमारा है जो कि हमारा डे 3 है। कौन सा जी? तो आज हमारा है जो कि डे 3 है। डे 1 और 2 करा चुके हम, जिसमें 1 में था हमारा इंट्रोडक्शन और 2 में था प्रश्नावली 1.1 का सोल्व करिए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डे 3 में प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है, तो उससे पहले हमारा है मोटिवेशन लाइन, उसको सुन लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जिन्हें उड़ने का शौक होता है, कि जिन्हें उड़ने का शौक होता है वो गिरने से नहीं डरते, कि जिन्हें उड़ने का शौक होता है वो गिरने से नहीं डरते। मेहनत की आग में तपे लोग, कि मेहनत के आग में तपे लोग किस्मत लिखने से नहीं डरते हैं। इसीलिए कहेंगे कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि प्रयास करते रहो। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो कि स्टार्ट करते हैं और कहेंगे यदि आप लोगों के पास बुक है तो फटाफट बुक को देखिए, प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और यदि बुक नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए कथन को सत्य या असत्य, दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी कि कथन जो इसमें क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा उसमें हमको बताना रहेगा कि ये सत्य है या असत्य और कारण क्या है ये भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं बोर्ड पर क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए। ठीक ना, तो देखो क्वेश्चन दिया गया प्रत्येक अपरिमेय एक, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है जो कि एक वास्तविक संख्या हो सकती है क्या, यही बोल रहा है। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या इसलिए होगी क्योंकि जितने भी परिमेय अपरिमेय सभी संख्या है सभी वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, एक लाइन में बोले वास्तविक संख्या का परिभाषा तो सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि सभी संख्याओं में तो अपरिमेय संख्या भी आ गया। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि यह सत्य है। क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यह सत्य है। ठीक है, ठीक है, यह सत्य है। अब इसका हम जो कि कारण लिखेंगे कि इसका कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसका हम कारण लिखेंगे। तो यह सत्य है क्योंकि 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 वास्तविक संख्या के समूह में, वास्तविक संख्या के समूह में वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। क्या होता है? शामिल होता है, शामिल होता है। या फिर लिख सकते हो कि क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के समूह के अंतर्गत है जो कि अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या जिसको हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह सभी हम इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं, नहीं देखे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये। ठीक है, कि ये क्यों कैसे हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या का जो समूह है उसके अंतर्गत अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक सभी संख्या आता है। ठीक है, तो इसीलिए यह है जो कि हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, और कारण जो था हम लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो चलिए अब हम जो कि सवाल नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखो यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 और इसी तरह से ये अनंत तक जाएगा, फिर -1 -2 -3 -4 -5 और इसी तरह से इधर भी अनंत तक जाएगा। और ये बोला कि प्रत्येक बिंदु को रूट m के रूप में लिख सकते हैं, तो सभी को रूट m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो जहां m एक प्राकृत संख्या, ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या, तो क्या सभी इसमें प्राकृत संख्या है? देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं हम बताएं तो होंगे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, या जो 1 से शुरू होता है। ठीक है, अब इसमें प्राकृत संख्या तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं है, तो यह हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे असत्य है। ठीक है, या फिर बोले तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है।
क्या है, असत्य है। अब भाई क्यों असत्य है, तो क्योंकि -1, ठीक है, -1 ना ही तो √m के रूप का है, √m के रूप का है, ठीक है। यहाँ पर -1 ना ही तो √m के रूप का है, ठीक है, और ना ही प्राकृत संख्या है, और ना ही प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है, यानी कि अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3 को। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 में हमारा क्या कहा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसमें पूछा गया क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम पहले ही बताए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी संख्याओं को, देखो इसको परिभाषा लिखना हो तो एक तरह से लिख सकते हो कि सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है, संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में जो कि सभी संख्या आ जाता है, कौन कौन, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य सभी आता है, ये हम पहले ही बताए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, प्राकृत संख्या, मतलब सभी संख्या आता है। तो हम सभी संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। जैसे कि यह क्या है, हमारा असत्य, ठीक है। यहाँ पर पहले लिख देते हैं, यह कथन असत्य है, क्या है, असत्य है। अब भाई क्यों असत्य है, तो क्योंकि 1/2 एक वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, किंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, नहीं है। अब दो समझ रहा होगा कि जैसे वास्तविक संख्या में सभी संख्या आता है, इसीलिए हम यह जो कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर 1/2 है जो कि एक परिमेय संख्या है, और यह वास्तविक संख्या भी है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ये क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। ये था हमारा पहला का तीसरा, ठीक है। अभी तक जो हम सोल्व कर रहे थे ये था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम समझते हैं सवाल नंबर 2 को, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह तो बात है जो कि असत्य है। कैसे, तो देखो हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम एक धनात्मक, क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से यह भी है जो कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि यह कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या होता है, तो अपरिमेय होता है। तो क्या सभी का वर्गमूल अपरिमेय होगा, तो देखो यहाँ पर क्या हमारा 4 है, 4 का वर्गमूल हमारा कितना आ जाता है, 4 का वर्गमूल करते तो हमारा 2 आता है। 2 क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या आती है, क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया ना। तो इसको लिखेंगे उत्तर में, क्या लिखेंगे, उत्तर, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो ये हम उदाहरण में दे देंगे, क्या देंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे, यह कथन असत्य है, क्या है, असत्य है, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि
एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ रहा है? जैसे देखो क्या सभी, इसमें सवाल में बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक ले लिए, ठीक है, का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो सभी का नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन को अब सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम कॉपी पर सोल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो कि हमको स्केल वगैरह का और चाप वगैरह का यूज करना होगा, जो कि बोर्ड पर संभव नहीं था, ठीक है। तो चलिए इसी में हम समझाएंगे और आप लोगों को, क्योंकि हमको लगा कि यहाँ पर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, शायद बोर्ड पे उतना बेहतर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें बोला है क्या कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। बोला है कि संख्या रेखा को संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको करना होगा क्या, इसके लिए हमको है जो कि स्केल से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है, यानी कि एक लाइन हमको खींचना होगा, ठीक है। इसको हम खींच लेते हैं क्योंकि हम एक हाथ से फ़ोन पकड़े हुए हैं तो एक हाथ से संभव नहीं है, ठीक है। तो हम पहले खींच लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर है जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम है जो कि एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमको लिखना है यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से ये संख्या रेखा चलता रहेगा। अब देखो ये है जो कि हम इससे नापे हैं, आप कोई भी चीज़ से बना सकते हैं, जैसे कि बस दूरी समान रहना चाहिए, ठीक है, तो परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब इसी पर हम इसको समझेंगे और इसी संख्या रेखा पर हमको √5 को निरूपित करना है, ठीक है। तो चलिए इसी पे हम इसको निरूपित करते हैं। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्या, तो इसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय हमको समझना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा साइड में समझते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम यहाँ पर से समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा जानना होगा, ठीक है। तो हमको क्या जानना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो देखो एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होता है कुछ इस प्रकार से। समकोण त्रिभुज करने का मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो इसमें ये है जो कि हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लंब, क्या होता है जी, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है, ठीक है, नीचे वाला आधार होता है। और ये जो 90 डिग्री होता है ना, इसके ठीक सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो होता है, इन दोनों का वर्ग इसके बराबर होता है, इन दोनों का वर्ग का योग है जो कि इसके बराबर होता है, यानी कि जितना ये है लंब जितना होगा और आधार जितना होगा, इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा। देखो इसके लिए एक फार्मूला आता है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या आता है हमारा, एक फार्मूला आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये हमारा एक एक है, ठीक है, एक लंब भी है, यानी कि एक इकाई ये भी है, एक इकाई ये भी है। तो यहाँ पर हम इसको इसी फार्मूला के अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि हमारा फार्मूला यहाँ पर क्या कह रहा है, कर्ण बराबर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर बोल रहा है ना। तो यहाँ पर आधार हमारा एक है और लंब भी एक है, तो होल स्क्वायर दोनों का कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम इसको क्या करेंगे, इसका एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा और इसका एक का भी एक आएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ण का जो स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना निकलेगा, कर्ण हमारा है जो कि √2 निकलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमको इसको बैठाना, ठीक है, इसको। तो देखो यहाँ पर हमको अब क्या करना है, यहाँ पर जिस प्रकार से हम इसको 1 माने और इसको 1 माने तो √2 निकला।
तो इसी प्रकार से इसमें हमको मानना होगा, क्या मानना होगा, लंब को हमको 1 मानते हैं, ठीक है, और आधार को हम 2 मानेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, लंब को 1 और आधार को 2 मानेंगे तो बन जाएगा। देखो इस प्रकार से भी, क्योंकि देखो हम √5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो √5 को जो कि हम लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। क्योंकि देखो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2 का 4 प्लस 1, ठीक है, 2 का 4 प्लस 1 हो जाएगा और ये कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कर्ण का स्क्वायर है जो कि इधर जाएगा तो √5 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि इसको हम 2 मानते हैं और इसको 1 मानते हैं, तो हमारा ये परफेक्ट बैठता है, ठीक है, यानी कि √5 आ जाता है। तो हमको इसमें संख्या रेखा पर क्या करना होगा, आधार देखो यहाँ पर 2 है, तो आधार हम इसको, यानी कि यहाँ पर भी हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तो आधार हमको कितना रखना होगा, 2 यूनिट का, कितना रखना होगा जी, 2 यूनिट रखना होगा, 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट यानी कि 2 इकाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको एक सीधा लाइन खींचना होगा, ठीक है, सीधा लाइन खींचना होगा, हम ऐसे ही हाथ से खींच दे रहे हैं, लेकिन आप लोग सीधा खींचिएगा, ठीक है, ऐसे ही हम खींच दे रहे हैं, ठीक है। चलो सीधा लाइन खींचना होगा। अब यहाँ लंब हमारा कितना है, तो 1 है, तो 1 यूनिट यहाँ पर लेना होगा, तो इसको हम नाप लेते हैं, ठीक है, इसको हम नाप लेते हैं। देखो हमारा पूरा यहाँ तक आ रहा है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट आ रहा है यहाँ तक। अब ये है जो कि हमारा क्या होगा, इस दोनों को हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है। हालांकि ये हमारा पूरा लाइन सटीक नहीं है, क्योंकि हम एक हाथ से कर रहे हैं, ठीक है, आपको दोनों हाथ से करना है, एक हाथ से हम फ़ोन पकड़े हुए हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ समझते हैं, ये हमारा हो गया कितना, लंब हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, और कर्ण हमारा कितना निकला था जी, तो कर्ण हमारा निकला था √5, तो हमारा ये √5 हो गया। अब ये तो भाई सही हो गया, लेकिन इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये चाप आपके पास होना चाहिए और इसको इस तरह से इसमें फिट करना है, ठीक है। रुक जाइए, इसको हम फिट कर लेते हैं थोड़ा। तो चाप को कुछ इस प्रकार से फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो इसको हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, इसको हम इस तरह से लेंगे। हालांकि 1 हैंड से कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हमको हो रहा है, वैसे आपको नहीं होगा, ठीक है। रुक जाओ, इसे देखने में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा हम इसको इस तरह से कर देते हैं। देखो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे, ठीक है, 0 पर रखेंगे ये हमारा, और यहाँ पर रखेंगे ये, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी जहाँ पर से ये कटा है, जहाँ पर से ये कटा है ना, वही हमारा हो गया √5, और यही हमारा हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया √5, ठीक है, ये हमारा √5 हो गया। तो इसे हम क्या किए, संख्या पर निरूपित कर दिए, सॉरी संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए। जैसे कि हमको बोला गया होता कि √4 को संख्या रेखा पर निरूपित करें तो इसका वर्गमूल 2 आता, तो डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं। लेकिन √5 को बोला है तो इसका हमारा क्या निकल जाएगा, 2, और इसका हमारा निकल जाएगा 2.1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जहाँ हम काटेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यदि काटते हैं तो जहाँ पर ये आएगा वही हमारा √5 निरूपित हो जाएगा। तो ये है जो कि हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और ये सब है जो कि आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए था, ठीक है, ये सभी उतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सभी आप समझ गए होंगे, लेकिन लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। और ये तो पूरा रफ था अलग से, ठीक है, इसको मत लिखिएगा, ठीक है, और ये थोड़ा अलग से था समझाने के लिए, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आपको यहाँ समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम इसको सोल्व करेंगे।